नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ एक एफआईआर दर्ज हो गई है, और ऐसी एफआईआर दर्ज हो गई है जिस एफआईआर में जांच में जो बड़े खुलासे होंगे, अहम खुलासे होंगे। बीजेपी की सरकार पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम की नींदें उड़ गई है, क्योंकि वो व्यक्ति जो एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर दर भटक रहा था, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्यमंत्री की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। लेकिन फाइनली जो भारत के संविधान ने, भारत की कानूनी प्रक्रिया ने जो अधिकार दिया, उसका इस्तेमाल किया, राहुल गांधी का साथ मिला। ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने एक बड़े चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। हम और आप कहते रहते हैं कि भैया राहुल गांधी शायद इस देश के पहले विपक्ष के नेता होंगे लोकसभा के, जिनके खिलाफ देश के इतने राज्यों में अलग अलग तरह के मामले चल रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। एक एफआईआर हुई है, उस एफआईआर ने भाजपाइयों की नींदें उड़ा दी है। बीजेपी की सरकार की स्थिरता पर एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है, और एनडीए गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के नेताओं के मन में जो शंकाएं आ रही थी, उन शंकाओं को आने वाले दिनों में बल मिल सकता है। एक बड़ी स्टोरी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम सिर्फ तथ्यों को रखेंगे शिवजी दर्शकों के सामने, और उनको बताएंगे कि क्या घटना थी, कब हुई, कैसे हुई, किस पर आरोप लगा, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रही थी भाजपा की पुलिस, और फिर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए क्या करना पड़ा उस नेता को, उस बड़े नेता को करना पड़ा, और फिर उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एंट्री कैसे होती है। फाइनली एफआईआर हो गई है, और बीजेपी को अब समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आए हैं। आने वाले कुछ घंटों में कई नई चीजें इसमें जरूर जुड़ेगी, लेकिन ये खबर क्योंकि गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि उस एंगल से वो आपको बताएगा नहीं। ये खबर कायदे से न्यूज चैनल की हेडलाइन होनी चाहिए थी, इसके अलावा तो कोई खबर आज होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन ठीक है, प्रिंट मीडिया थोड़ा बहुत अपनी विश्वसनीयता को अभी भी बचाए हुए हैं, तो एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर इस जांच को सही तरीके से होने दिया गया तो क्या भाजपा की सरकार गिर जाएगी। जी शिव जी। सबसे बड़ा सवाल संतोष ये है कि एक राज्य के डिप्टी सीएम को अपनी जांच, अपनी मौत की जांच के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उनका भतीजा कह रहा है हमारे चाचा की असमय मौत की जांच करा दीजिए। भतीजा भी विधायक है। एक विधायक के कहने से एक राज्य की पुलिस, एक राज्य की सरकार जांच नहीं करा रही। इस दौरान उन्होंने इस देश के विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा जिसके दरवाजे पर नहीं गए, जिससे गुहार नहीं लगाई साहेब हमारी जांच करा दीजिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या संविधान में ये हक किसी को नहीं रहा कि हम किसी भी अपने परिजन की मौत की जांच करा सकें? आज पूरा सिस्टम मजाक बना दिया संतोष जी। अगर आप हमारे साथ नहीं है, हमारी बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम जो चाहेंगे वो होगा। क्या जरूरत पड़ी थी? चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि खुशियों की बात होने लगी। 3 दिन की एक बेवा को ले जाकर जबरदस्ती उसके फोटो के पोस्टर पूरे शहरों में लग गए। वो वक्त तो उनको दुख व्यक्त करने का था। कहीं ना कहीं सरकार का खतरा था कि महाराष्ट्र गिरी तो केंद्र की गिर जाएगी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार बचाने के लिए आप कुछ भी कर डालोगे, किसी को भी दांव पर लगा दोगे, किसी के साथ कुछ कर दोगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर ये एफआईआर दूसरे राज्य में कराने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या कारण था? देखिए, यही बड़ा सवाल है। इस देश के संविधान ने सबको हक दे रखा है, एक आम व्यक्ति को भी हक दे रखा है कि अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनके परिवार में कोई घटना हो जाती है, उनको शक है, तो वो पुलिस से एफआईआर दर्ज करके जांच करने की मांग कर सकते हैं। यहाँ एक राज्य के उप मुख्यमंत्री की मौत हो जाती है, और उनके भतीजे, जो कि आपने बताया कि भैया विधायक है, वो जाते हैं बारामती की पुलिस, मना कर देती है एफआईआर दर्ज करने से। मुंबई की पुलिस मना कर देती है एफआईआर दर्ज करने से। जिस राज्य की पुलिस महज कुछ दिनों पहले तक उस उप मुख्यमंत्री को सैल्यूट करती थी, उनके निधन के बाद
उन्हीं उप मुख्यमंत्री का भतीजा पुलिस थानों के चक्कर लगा रहा है कि एफआईआर दर्ज करके मेरे चाचा की मौत की जांच करके मुझे सच बताया जाए कि इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन भाजपाई शासित राज्य की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, एक नहीं दो दो जगहों की पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर देती है। फिर वो व्यक्ति दिल्ली आता है, दिल्ली में पत्रकारों से मिलता है, तमाम तथ्यों को रखता है, तमाम सबूतों को सामने रखता है, सत्ता पक्ष के लोगों से भी समय मांगता है। सत्ता पक्ष के लोग समय देते नहीं है, विपक्ष के नेताओं से समय मांगते हैं, राहुल गांधी समय देते हैं और फिर उस मुलाकात में कुछ ऐसा निकलकर सामने आता है जो अपने आप में भाजपाइयों की नींद उड़ाने वाला था। और इस बार शायद राहुल गांधी और रोहित पवार दो ही लोग मौजूद थे, इसलिए खबर लीक नहीं हुई, नहीं तो खबर लीक हो जाती। मतलब जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा को पता लगा कि अरे ये क्या खेला हो गया। कुछ सवाल जरूर उठने चाहिए और कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए। और वो सवाल कैसे उठने चाहिए, क्योंकि पूरा हमने नोट कर रखा है टाइमलाइन। मैं दर्शकों को कहूंगा जरा इसको ध्यान से सुन लें। 16 जनवरी को मुंबई में एक बैठक होती है निर्मल टावर में, जिसमें अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी के नेता जयंत पाटिल शामिल रहते हैं। उसके बाद 17 जनवरी को एक बैठक होती है और उस बैठक में यह तय किया जाता है कि भैया 12 फरवरी को दोनों एनसीपी का विलय होगा, अजीत पवार वाली और शरद पवार वाली। अब चाचा भतीजे की पार्टी का मिलन होता तो क्या ये भाजपा के साथ रहते? नहीं रहते, फिर वो विपक्षी गठबंधन के साथ जाते और उसके बाद समीकरण आपको तेजी से बदलते हुए नजर आते। उस बैठक के बाद 17 जनवरी की बैठक के 11 दिन बाद और विलय होने से 15 दिन पहले 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में अजीत पवार की मौत हो जाती है। 4 महीने तक बातचीत चलती है, चाचा भतीजे अंत में तैयार हो जाते हैं, एक तारीख तय की जाती है और तारीख से महज कुछ दिन पहले एक विमान दुर्घटना होती है। विमान दुर्घटना में अजीत पवार की मौत हो जाती है। मान लिया हमने कि वो दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उनकी मौत के कुछ ही घंटे बाद एक शोक में डूबी हुई महिला को, उनके पति की मौत के कुछ ही घंटों बाद, जैसा आपने कहा कि चिता की राख भी ठंडी नहीं थी, आप डिप्टी सीएम बना देते हो और फिर बधाई देते हुए नजर आते हैं उनको तमाम भाजपाई। 13वीं से पहले तो कोई शुभ काम किया भी नहीं जाता ना शिव जी। और पत्नी के लिए पति का जाना वो 13वीं तक का महज मुद्दा नहीं रहता, वो तो महीनों और वर्षों का मुद्दा बन जाता है। आपने 13वीं तक इंतजाम नहीं किया और उनको डिप्टी सीएम बना के बधाई देने लगे। यहां से आपकी नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। और हमने कहा कि हम दर्शकों के सामने तथ्यों के साथ रखते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो खबर जरा दिखा दे, हम दर्शकों के सामने बता देते हैं। 4-5 जगह खबर है, कायदे से ये न्यूज चैनल की हेडलाइन होनी चाहिए और आज इस पर डिबेट होना चाहिए, लेकिन क्या करें। दैनिक भास्कर की खबर देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले में बेंगलुरु में एफआईआर, भतीजे रोहित ने 5 गंभीर आरोप लगाए थे। हिंदुस्तान हिंदी न्यूज की खबर है कि अजीत पवार की मौत कैसे हुई, बेंगलुरु में दर्ज हुई 0 एफआईआर। एबीपी न्यूज की खबर है, बारामती न्यूज, अजीत पवार की मौत मामले में पहली एफआईआर दर्ज, लंबी लड़ाई के बाद, आगे विस्तार से दे रखा है। नवभारत टाइम्स की खबर है, अजीत पवार डेथ केस की बेंगलुरु में 0 एफआईआर, बारामती और मुंबई पुलिस के इंकार के बाद, वो आगे विस्तार से दे रखा है। नवभारत टाइम्स की जो खबर थोड़ा सा हम आगे दिखाएंगे शिव जी, उस खबर में भी आप देखिए नवभारत टाइम्स की जो खबर है उसकी हेडलाइन क्या है, अभी स्क्रीन पर भी आपके नजर आएगा। उस हेडलाइन और उस हेडलाइन के नीचे हेडलाइन देख लीजिए, अजीत पवार डेथ केस की बेंगलुरु में 0 एफआईआर, बारामती और मुंबई पुलिस के इंकार पर कर्नाटक पहुंचे रोहित पवार। बेंगलुरु पुलिस ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बारामती में विमान दुर्घटना में मौत के संबंध में उनके भतीजे रोहित पवार की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया है। रोहित पवार ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि हादसा उनके चाचा खत्म करने की एक बड़ी आपराधिक साजिश का परिणाम। शिव जब इसको हटा देते हैं, अब जब ये एफआईआर हो गई, ये 0 एफआईआर बेंगलुरु में दर्ज हुई है और अब कानून के मुताबिक इस 0 एफआईआर को महाराष्ट्र की पुलिस को भेजा जाएगा। अब महाराष्ट्र की पुलिस को जांच तो करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये मामला अदालत में जाएगा। अगर आप जांच नहीं करोगे और इसको विवाद का मुद्दा बनाने की कोशिश करोगे तो भाजपा की साख, हालांकि भाजपा को अपने साख से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके सहयोगियों के दिलों में चिंता फैल गई। और अगर जांच में रोहित पवार के आरोप सही पाए गए तो एकनाथ शिंदे भी डरेंगे शिव जी, नीतीश कुमार भी डरेंगे, चंद्रबाबू नायडू भी डरेंगे, पवन कल्याण भी डरेंगे। जयंत चौधरी जॉनी छाप वाला बयान देने वाले बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं। कुछ दिन पहले केसी त्यागी उनकी पार्टी में आए हैं, उनके बेटे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सुनने में यह भी आ रहा है कि शायद वो पीडीए के साथ जा सकते हैं, अखिलेश यादव के गठबंधन में जा सकते हैं। उनको भी डर लगेगा, इन तमाम लोगों को डर लगेगा।
क्यों? क्योंकि अब तक तो ये कहा जा रहा था कि ईडी, सीबीआई इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारी फाइलें बनी हुई हैं। हालांकि इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन फिर भी नेता अगर इस तरह से दबते झुकते नजर आते हैं तो कुछ ना कुछ तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब जब ये सामने आ जाएगा कि भैया ऐसा भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि मेरा ये दिल कतई मानने को तैयार नहीं है कि भारत की राजनीति उस स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन रोहित पवार भतीजे के बार बार मांग करने के बावजूद आपका एफआईआर दर्ज ना करवाने देना, यहां तक कि 13वीं का इंतजार किए बिना उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बना देना ताकि परिवार एकजुट ना हो सके, दोनों एनसीपी का विलय ना हो सके। क्योंकि कुछ ही घंटे बाद शरद पवार एक बड़ी बैठक करने वाले थे, परिवार के तमाम सदस्यों को बुलाया था, और आप बारामती से सुनेत्रा पवार को, स्वर्गीय अजीत पवार की पत्नी को मुंबई ले आते हैं और डिप्टी सीएम की शपथ दिलवा देते हैं। आपकी नीयत पर सवाल उठेंगे। और अगर ये मामला रोहित पवार जैसा आरोप लगा रहे उस तरफ चला जाएगा तो फिर तमाम सहयोगी डरेंगे, महाराष्ट्र की सत्ता भी जाएगी और केंद्र की सत्ता भी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से इस पूरे मामले में बेनकाब होती हुई नजर आएगी। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। मैं फिर बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि जांच में अगर कुछ भी उल्टा सीधा निकलकर सामने आया तो 1996 का अटल बिहारी वाजपेयी का लोकसभा में दिया गया वह ऐतिहासिक भाषण याद कर लीजिए। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी को अनटचेबल, मतलब कोई हमारे साथ आने को तैयार नहीं है, जबकि हमारी राज्य सरकारों को देख लीजिए कितना काम हमने किया। 13 दिन की सरकार, लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा और कोई भी अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हुआ, और मजबूरी में उन्हें उसी लोकसभा में अपने ऐतिहासिक भाषण के समापन पर कहना पड़ा कि नंबर गेम हमारे साथ नहीं है, मैं राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं। उस समय कौन उनके साथ खड़े थे? दो पुराने सहयोगी, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे। उनके बेटे उद्धव ठाकरे के साथ क्या कर दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, क्या अब वो भाजपा के साथ जाना पसंद करेंगे? कतई नहीं करेंगे। दूसरे अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल, बादल परिवार की क्या हालत कर दी है पंजाब की राजनीति में। बाकी आप हरियाणा देख लीजिए, चौटाला परिवार की हालत, बंसीलाल परिवार की हालत, और ये तमाम हालत आप देख लीजिए। अब अगर इस जांच में कुछ भी उल्टा सीधा निकलता है तो आप मान के चल लीजिए कि बीजेपी के सहयोगी एक एक करके उनको छोड़ना शुरू कर देंगे। 1996 में कुछ सहयोगी तो उनके साथ थे, लेकिन शायद 2026 में एक भी सहयोगी उनके साथ बचेगा नहीं, और जब एक भी सहयोगी उनके साथ बचेगा नहीं तो क्या मोदी प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर सिर्फ 240 है, और उसको आप सिर्फ यहीं तक सीमित मत रखिए, सिर्फ यहीं तक सीमित मत रखिए। केंद्र में करीब 97-98 के आसपास वो सांसद है भाजपा के 240 में से जो मूलतः भाजपा ही नहीं है। देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री वो है जो मूलतः भाजपा ही नहीं है, और कुछ राज्यों में तो मुख्यमंत्री भी ऐसे हैं जो मूलतः भाजपा ही। तो ये पूरी की पूरी भाजपा की विदाई की एक तरह से गाथा तैयार हो जाएगी। अब इस गाथा को समझना होगा कि इस गाथा का परिणाम क्या होगा, इस गाथा से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कितना होगा। क्योंकि अगर गाथा लिखी गई तो इस गाथा में कई चीजें जुड़ती चली जाएंगी। हालांकि इस समय महाराष्ट्र के बूढ़ा शेर कहे जाने वाले शरद पवार उम्र के पड़ाव पर हैं, वरना अब तक तो ये गाथा लिख गई होती। अगर वो अपने सेंसेबल पावर में होते, एक ढंग से उनकी बात सुनी जा रही होती, तो अब तक तो गाथा महाराष्ट्र में लिख जाती। क्या हो जाता सत्ता का लौट पलट आप नहीं जानते हो। शरद पवार को वो घातक शेर माना जाता है महाराष्ट्र का, जो कोई सोच भी नहीं सकता। आज की तारीख में ये जांच सरकार की गले की हड्डी भी बन सकती है संतोष जी, और अगर ये जांच आगे बढ़ी तो इसकी आंच में कौन कौन झुलसेगा ये अभी किसी को अंदाज नहीं है। इसकी आंच में झुलस जाएगी केंद्र की सरकार, क्योंकि अब सहयोगी दल वो चाहे नीतीश हो या नायडू हो, सबका मन बदल रहा है। गैस सबके राज्यों में बिकती है, और कोई भी राज्य सरकार अपने ऊपर ठीकरा नहीं लेगी कि हमारी वजह से आपको गैस नहीं मिल रही है। मैं बड़ी लंबी आपको बात बता रहा हूं। कोई भी राज्य सरकार ये नहीं सोचेगी, भाई बीजेपी की सरकारों की तो मजबूरी है कि वो सफाई दें कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन नायडू क्यों सफाई देंगे, नीतीश क्यों सफाई देंगे? ये सवाल अब आने वाले 5 दिन बाद उठेगा। और आपको मालूम है, अच्छी अच्छी सरकारें गिर जाती हैं जब जमीन में विद्रोह कर देता है आदमी।
गैस तो आंध्र प्रदेश के लोगों को भी जरूरत है और गैस की बिहार के लोगों को भी जरूरत है। और गैस नहीं मिली तो यानी किस किस की गैस निकल जाएगी। गुजरात में देख रहे हो आप मारामारी, लोग कुकर ले गए हैं पेट्रोल लेने के लिए, घर का कनस्तर उठा ले गए आटा वाला, चलो इसी में डीजल ले आएंगे। लेकिन उनसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर कनस्तर, कुकर, डीजल, पेट्रोल और जग इन सब में भरला चलेगा कितने दिन? क्या इस पर विचार कोई कर रहा है? भाई कोरोना तो है नहीं कि महामारी चली जाएगी। प्रधानमंत्री ने तो कल जो बयान दिया है वो प्रधानमंत्री ने खुद देश को पैनिक कर दिया है। अगर उस बयान को गंभीरता से आप सुनेंगे, उन्होंने खुद कहा है कि हम एक बार फिर कोरोना की आई त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री। अक्षमता कौन बता रहा है? एक शब्द भूल गए, वो जल्दबाजी में कह गए। इस देश के विपक्ष ने तब हमारा साथ दिया था, फिर विपक्ष, इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं। और कल सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात जो रही कि पहली बार प्रधानमंत्री ने बिना इंदिरा, नेहरू, राजीव, कांग्रेस को कोसे हुए अपना भाषण दिया है। यह इतिहास में दर्ज हो जाएगा क्योंकि कल सबूतों के तौर पर वहां सुना गया है। पहली बार ये हुआ है इस भाषण में। तो क्योंकि फंस गए, नहीं क्योंकि फंस गए हैं। फंस गए तो गालियां नहीं दोगे, अगर आप फंसे नहीं हो तो गालियां दोगे, मतलब वही। अब उनको विपक्षी दलों की याद आ रही है। क्यों? क्योंकि उनको सूझ नहीं रहा कि क्या करना है। और अब जब बुरी तरह फंस जाते हैं तो विपक्षी दलों की याद उनको आती है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि देश की जनता के साथ क्या करे। और सबसे बड़ा मजाक ये जो कहते हैं ना कि फैक्ट चेक, वो जो फैक्ट चेक जो होता है शिव जी, वो बड़ा गजब होता है। मैं दर्शकों से जरूर कहूंगा, हालांकि आपने गुजरात का जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं गुजरात को लेकर। गुजरात में उनका एक बड़ा वीडियो प्रचार का वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया नल से आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा, टैप से। यहाँ तो पानी तक पीने का स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। जहां वो रहते हैं उसी के 2-4 किलोमीटर दिल्ली में चले जाए, पीने का साफ पानी नहीं आता है दिल्ली में। बाकी राज्यों की तो बात आप छोड़ दीजिए। धन्यवाद दीजिए रिलायंस को जिसने पानी के रेट गिरा दिए। एक 10 रुपया की बोतल 1.25 लीटर की तैयार कर दी, एक बड़ी बोतल 14 की कर दी। सारी पानी की कंपनियों के रेट गिर गए, वरना अब तक बोतल 30 रुपया की होती। मैं धन्यवाद दूंगा फिर भी। आप दूसरे पे आ जाइए। ये कहने लगे कि उज्ज्वला योजना, भैया हम चूल्हे से मुक्ति दिलाएंगे। अब जरा देखिए, जब मुसीबत आता है और सरकार अंट संट आए बाएं साएं फैसले करने लगे, अलबल फैसले करने लगे, तो मान लीजिए कि नेता हिम्मत हार चुका है। शहरी क्षेत्रों में ये कह रहे हैं कि भैया 25 दिन में बुकिंग होगी। 20, 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन सिलेंडर चलता है, 25 दिन में खत्म हो गया, बुकिंग करवाएगा। 6-7 दिन आप देने में लगाओगे, बाकी 8-10 दिन क्या वो चूल्हे पे खाना बनाएगा लकड़ी जला के? कहां से पेड़ पौधे तोड़ेगा वो? कहां से लकड़ी तोड़ेगा वो? या कोयला लेकर आएगा क्या वो? नाला नहीं बहता है आपके घर के साइड से? हाँ, वो टेक्निक अभी तक उन्होंने देशवासियों को बताई नहीं है कि उससे गैस कैसे बनाया जाएगा। मुझे लग रहा है शायद पेटेंट सभी जगह सीवर नाले तो हाँ पेटेंट करेंगे और बताएंगे। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाइए। शहरी क्षेत्रों में तो चलिए 3, 4, 5, 6 लोगों का परिवार है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ज्वाइंट फैमिली होती है। वहां पे पता है आपको बुकिंग करवाने की समय सीमा कितनी है? आपने एक बार सिलेंडर ले लिया तो दूसरी बार आप 45 दिन बाद ही उसको दोबारा आप बुकिंग करवा सकते हो। 45 दिन। 10-12 आदमी का परिवार 15-16 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाएगा, बाकी 30 दिन वो किस पे खाना बनाएगा। ये होता है जब आप अलबल फैसले करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो भारत के संविधान से जुड़ा मसला है, भारत के कानून से जुड़ा मसला है, ये आपके सामने भी, दर्शकों के सामने रखना जरूरी है। मैं बार बार, ये मामला बहुत गंभीर है। भाई रोहित पवार 25 फरवरी को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन और उसके बाद 26 फरवरी को बारामती पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। राहुल गांधी से मुलाकात, एक चक्रव्यूह तोड़ते हैं राहुल गांधी, एक फैसला करते हैं कर्नाटक में 0 एफआईआर, क्योंकि ये भारत का कानून इजाजत देता है। और उस चक्रव्यूह को तोड़कर अब उन्होंने मोदी और शाह को फंसा दिया है और अब बीजेपी के सहयोगी दलों के सामने भी दिक्कतें खड़ी कर दी है। जहां तक ईरान की लड़ाई का जिक्र है, लड़ाई बढ़ती नजर आ रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसी भत पिटी है कि पाकिस्तान जैसा देश मध्यस्थता कर रहा है। शिव जी, पाकिस्तान जैसा देश मध्यस्थता कर रहा है। खस्ता हाल आतंकवादी देश, जिसकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, जिसके यहाँ उद्योग धंधे ठीक नहीं है, जो आतंकवादियों का पनाहगार है, वो मध्यस्थता कर रहा है। और हमारे सो कॉल्ड विश्व गुरु जो है वो अपने ही देश की अंदरूनी राजनीति में उलझे हुए हैं।
नीतीश को हटा के अपना सीएम बनाना है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हटाना है। अब नीतीश ने भी गच्चा दे दिया है। हमने इससे पहले हम दोनों ने चर्चा की है, संतोष पाठक ऑफिशियल पे जाके लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। ममता बनर्जी ने और जबरदस्त गच्चा कर दिया, तमाम बीजेपी के चाणक्यों को वहां पे उतारना पड़ गया है। अब ममता बनर्जी को लग गया कि भैया ये तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या इस तरह के मामले में फंसा सकते हैं, तो उन्होंने पहले ही जितने पदों पर थे उतने पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया उन्होंने, कि भैया इन तम और इसके अलावा भी कुछ और पद है तो वो भी इस्तीफा दे दो। क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो होता है ना शिव जी, वो कई बाय डिफॉल्ट कई संस्थाओं का वो अध्यक्ष हो जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी इस तरह से भी घेरेबंदी की जा सकती है, लेकिन ममता को बीजेपी की एक एक चाल समझ आ गई है, तो उन्होंने बीजेपी के चाल से पहले अपनी चाल चल दी है। राहुल गांधी बीजेपी की चाल से पहले अपनी चाल चल रहे हैं। ये खबर आ रही है कि एक बड़े वरिष्ठ मंत्री जो है राहुल गांधी तक खबर पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी भी अब तू डाल डाल में पात पात की रणनीति पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो संकट भरे दिन इस देशवासियों के बढ़ने वाले हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं, और ये एफआईआर उनकी कुर्सी पर संकट बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये बात बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। देश की जनता के लिए कहने के लिए मैं आपको सही बताता हूँ शिव जी, सरकार ये कह रही है कि आपके इलाके में पीएनजी है तो आपका एलपीजी कनेक्शन हम काट देंगे, आपको पीएनजी ही लेना पड़ेगा। अभी जनता को इसकी समझ में नहीं आएगी। मान लीजिए शिव जी, आप अपने घर में कोई छोटी मोटे आयोजन करते हैं 15-20 लोगों का, तो आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर उठा के आप बालकनी में रख दो, कहीं रख दो, चूल्हा लगाते हो, खाना बन जाता है ना। पाइप वाले गैस में आप ऐसा नहीं कर सकते, तब आपको जाना पड़ेगा, कमर्शियल सिलेंडर चाहिए तो ये वाला करना है तो वो वाला करना है। मतलब आप गर्दन ही पकड़ के बैठ गए हो इस देश के लोगों की, कहीं जीने नहीं दोगे, किसी भी मामले में जीने नहीं दोगे। हर मामले में लाल फीताशाही होगी, हर मामले में आप चाहोगे कि जनता आपके पास आए। एफआईआर दर्ज करवाने की हालत हमने देख ली है। अब हर चीज में जनता पेप्सी पिएगी कि कोका कोला पिएगी, मिनरल वाटर पिएगी कि सादा वाटर पिएगी, पार्क के राइट साइड में चक्कर लगाएगी कि लेफ्ट साइड में चक्कर लगाएगी, ये सब कुछ भी सरकार तय करेगी क्या? ये सब कुछ सरकार तय करेगी क्या? ये प्रधानमंत्री तय करेंगे क्या? गलती उनकी खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। श्रीलंका जैसा देश जिसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अमेरिका के सामने अड़कर खड़ा हो गया। ईरान ने कहा कि उसको तेल गैस जितनी चीज की जरूरत होगी हम देने को तैयार होंगे। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। अगर आपने सही गलत का साथ दिया, फैसला किया होता, सही का साथ दिया होता, तो आज होर्मुज से आपके भी जहाज उसी तरह से निकल रहे होते जैसे रशिया और चाइना के निकल रहे। लेकिन उस समय आपकी हिम्मत नहीं हुई, या फिर राहुल गांधी जो कहते हैं कि फाइल अटकी हुई है, ये तो जनता को तय करना पड़ेगा। कमेंट करके दर्शक हमें जरूर बताएं। आप सोचिए कि हो क्या रहा है। दर्शकों से मेरी यही उम्मीद है कि आप हमें जरूर बताएंगे, क्या इस तरीके की एफआईआर महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए तो क्यों नहीं हुई? आपकी क्या राय है? हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस खबर को विराम देंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।